नमस्कार। कल हमने विशेषण के बारे में चर्चा की थी। आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। विशेषण के 3 भेदों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज बचे हुए उसके जो भेद हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपना पॉइंट था विशेषण, और विशेषण के 3 भेद हम पढ़ चुके थे। गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे, संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके थे और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे। आज इसका जो चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, उस चौथे भेद की सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम प्लस इक, सर्वनाम यानी सर्वनाम। इसी से पता चल रहा है कि ये जो विशेषण होते हैं इनमें क्या होता है, सर्वनाम यानी ऐसे विशेषण जो किससे बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ऐसे विशेषण जो किन से बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ऐसे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, किन से बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए सार्वनामिक विशेषण है, इसकी परिभाषा हो जाएगी वे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी की परिभाषा हो जाएगी। दूसरे तरीके से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी, दूसरे तरीके से देखें तो परिभाषा हो जाएगी जब सर्वनाम है वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पहली विशेषता, पहली परिभाषा, वे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब सर्वनाम शब्द है वो किसके रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी सार्वनामिक विशेषण को कहा जाता है, अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब भाई बात यह है कि इसको संकेतवाचक विशेषण क्यों कहा जाता है। इसको संकेतवाचक विशेषण कहने के पीछे कारण यह है कि इसमें किसका बोध होता है, इसमें संकेत का बोध होता है। इसमें संकेत का बोध होता है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिसके बारे में भी कहा जाता है उसकी ओर संकेत का बोध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहने वाला उसकी ओर संकेत करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो संकेतवाचक विशेषण अगर हम कहें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, संकेतवाचक विशेषण कहें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी इनमें
इनमें संकेत का बोध होता है। किसका बोध होता है? संकेत का बोध होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। इतनी बात हो गई। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, यह लड़का बहुत चतुर है। यह लड़का बहुत चतुर है। अब देखिए यहां पर संज्ञा शब्द आया है, यहां पर संज्ञा शब्द आया है और यहां पर एक सर्वनाम शब्द भी आया है। यहां पर संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द आया है, लेकिन बात यह है कि यहां पर हम सर्वनाम नहीं करेंगे, हम यहां पर विशेषण करेंगे। किस पर क्यों करेंगे? क्योंकि बात अपनी पहली हुई है कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द आएंगे, लेकिन वो किसकी तरह प्रयुक्त होंगे? वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे। उस समय वो सर्वनाम नहीं होकर क्या होंगे? विशेषण होंगे। तो देखिए यहां पर आया है कि यह लड़का बहुत चतुर है। यह लड़का बहुत चतुर है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इन्हें क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसका बोध होता है? इसमें संकेत का बोध होता है। इसमें संकेत का बोध होता है। तो देखो यह लड़का बहुत चतुर है, जब कहा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है, उसकी ओर संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि यह लड़का बहुत चतुर है, यह लड़का बहुत चतुर है। तो यहां पर यह क्या है? यह क्या है? यह किस रूप में हुआ है? यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम शब्द है? तो देखिए इसकी एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि यह जो सार्वनामिक जो विशेषण है ये कब बनेगा? अगर सर्वनाम शब्द है वो किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होता है। याद रखना इस बात को, सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी पहचान की। देखो यहां पर यह संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है लड़का, जातिवाचक संज्ञा शब्द है लड़का, और इस संज्ञा शब्द से पहले यह सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगर संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तो वह क्या बन जाता है? वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। याद रखिए इस बात को, अगर संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तो वह क्या बन जाता है? वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए आप किसकी पुस्तक उठा लाए? आप किसकी पुस्तक उठा लाए? अब देखो ठीक उसी प्रकार की स्थिति है वो यहां है। आप सर्वनाम शब्द है, आप सर्वनाम शब्द है, उसके बाद में किसकी आया है, उसके बाद में पुस्तक उठा लाए। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है? यहां पर संज्ञा शब्द है पुस्तक। यहां पर क्या है? संज्ञा शब्द कौन सा है? पुस्तक है। संज्ञा शब्द पुस्तक है। अब देखो ये संज्ञा शब्द है, इससे पहले कोई सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है कौन सा? आप। कौन सा प्रयुक्त हुआ है? आप। और जब संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम है वो आता है तब वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसलिए ये आप क्या हो जाएगा? ये आप है, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये बात हुई सार्वनामिक विशेषण की। इसमें याद रखने वाली बात यह है
कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द आएंगे जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे। लेकिन बात याद रखने वाली ये है कि इसमें संज्ञा शब्द से पहले आएगा, जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा शब्द से पहले आएगा। संज्ञा शब्द से पहले आएगा तभी वो क्या बनेगा, सार्वनामिक विशेषण बनेगा। अगर संज्ञा शब्द के बाद आता है तो वह क्या नहीं बनता है, सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है, बल्कि क्या कहलाता है, सर्वनाम ही कहलाता है। आगे देखिए, इसके मुख्य जो 4 भेद थे उसकी बात हो चुकी है। उसके बाद में हमने पढ़े थे इसके 2 अन्य भेद भी होते हैं, और अन्य भेद कौन कौन से थे देखिए। अन्य भेद में हमने पढ़ा था सबसे पहले व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा था, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। व्यक्तिवाचक क्या होती है, एक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि जो हमें किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध करवाते हैं, क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो याद रखिए इसमें होता क्या है, व्यक्तिवाचक जो विशेषण है इसमें होता क्या है, इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो आते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का क्या करते हैं, बोध करवाते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें क्या क्या आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का क्या होता है, बोध होता है, उनके नामों का बोध होता है। देखो कश्मीरी सेव है, लेकिन वो किसके लिए जाना जाता है, स्थान के लिए, और उस विशेष स्थान का हो गया, वो विशेष स्थान का हो गया कश्मीरी सेव। इसी प्रकार से हो जाएगा आगरा का पेठा, जोधपुरी जूती, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी साफा, नागौरी बेल, नागौरी मेथी, ये सारे स्थान विशेष का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, एक स्थान विशेष का बोध करवा रहे हैं। और स्थान विशेष का जिस संज्ञा में बोध करवाया जाता है, विशेष स्थान का बोध करवाया जाता है, कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये सारे के सारे किससे बने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो विशेषण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके दूसरे
भाग की दूसरे भेद की चर्चा करते हैं। और दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है इसका भिन्नतावाचक विशेषण। कौन सा है? भिन्नतावाचक विशेषण। देखिए नाम से प्रकट हो रहा है, भिन्नता का अर्थ क्या होता है? भिन्न, अलग करना, अंतर करना। भिन्नता, अंतर करना, एक दूसरे से अलग करना, एक दूसरे से भिन्न कर देना, अलग कर देना। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी अलग करने का बोध होता है। इसमें भी क्या होता है? भिन्नता का बोध होता है, अलग करने का बोध होता है। इसमें भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक से दूसरे को क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। एक से दूसरे को क्या करने का प्रतीत होता है? अलग करने का आभास होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी जो विशेषण संज्ञा शब्दों में भिन्नता प्रकट करते हैं, संज्ञा शब्दों में भिन्नता प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपके घर किसी शादी विवाह का या अन्य किसी प्रोग्राम का बुलावा आता है। तो जब बुलावा दिया जाता है तो संपूर्ण परिवार को वो दिया जाता है, संपूर्ण परिवार को दिया जाता है। तो उसमें परिवार के किसी एक सदस्य को कह दिया जाता है। लेकिन अब जब परिवार के एक सदस्य को कहा जाए तो वो सभी सदस्यों के लिए माना जाता है, लेकिन वही बात परिवार के उस एक सदस्य को न कहकर के सभी को अलग अलग कहा जाए कि तेरे को भी आना है, तेरे को भी, रामलाल तेरे को भी आना है, गीसालाल तेरे को भी आना है, जो भी है, कै जो भी है, कि आप सभी को आना है। तो अलग अलग कहा जाए तो बताओ किस उद्देश्य से कहा जा रहा है? वो इसी उद्देश्य से कि सभी को अलग अलग कहना है, सभी को एक साथ नहीं कहना है, सभी को क्या करना है? अलग अलग कहना है। अब जब अलग अलग कहा जा रहा है तो उसमें अंतर प्रकट, उसमें भिन्नता प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है? कि एक का कहा नहीं मानता होगा, सभी को अलग अलग कहे, तो उस पारिवारिक सदस्यों में, उन पारिवारिक सदस्यों में क्या हो रहा है? अंतर। उन पारिवारिक सदस्यों में उनकी जो भिन्नता है उस भिन्नता को प्रकट किया जा रहा है। और इस ऐसे वाक्यों में किस प्रकार के शब्द आते हैं? प्रत्येक, हर एक, कैसे शब्द आते हैं? जैसे प्रत्येक है, हर एक है, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। देखो जैसे उदाहरण हो गया, इस घर के प्रत्येक सदस्य को निमंत्रण दो। अब देखो इस घर के प्रत्येक सदस्य को निमंत्रण दो। प्रत्येक यानी प्रति एक यानी इस घर में जितने भी सदस्य हैं, इस घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को क्या करना है? निमंत्रण देना है। सभी सदस्यों को क्या करना है? निमंत्रण देना है। किसी एक को नहीं कि एक को कह दिया वो काम चल जाएगा, नहीं, प्रत्येक को, जितने भी सदस्य हैं, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितने जितने भी हैं
उन सभी को क्या करना है, निमंत्रण देना, उन सभी को कहना है। इसी प्रकार से हर एक का उदाहरण लेते हुए अगर हम वाक्य देखें तो देखिए इसमें हो जाएगा देश के हर एक, देश के हर एक नागरिक को जागरूक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। देश के हर एक नागरिक को जागरूक हो जाना चाहिए। भाई देश में जो भी है, जो जितने भी लोग हैं वो सारे देश के नागरिक ही हैं, सारे देश के नागरिक ही हैं। तो इनको ये भी इसी प्रकार से भी कहा जा सकता था कि देश के नागरिकों को जागरूक हो जाना चाहिए या देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। अब ये बात करने की क्या जरूरत थी कि देश के हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए, यानी अब जब ये कहा जा रहा है कि हर एक को जागरूक होना चाहिए तो इसमें तो अंतर किया जा रहा है। उनमें सभी को एक समान नहीं माना जा रहा है, सभी को एक समान नहीं माना जा रहा है, सभी को कैसे माना जा रहा है, अलग अलग माना जा रहा है। और उस अलग अलग के, उस अलगाव के भाव को प्रकट करने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर इस प्रकार के शब्द आते हैं वहां पर हमेशा कौन सा विशेषण होता है, भिन्नतावाचक विशेषण होता है। अब देखिए आगे थोड़ी सी बात हो रही है इसकी। वो देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नंबर 1 होती है मूलावस्था, नंबर 2 होती है उत्तरावस्था और नंबर 3 होती है उत्तमावस्था। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है उत्तमावस्था। अब होता क्या है, मूलावस्था, मूल अवस्था, मूलावस्था यानी मूल अवस्था कि जब कोई भी शब्द होता है वो अपने मूल अवस्था में रहता है। उसका जो प्रारंभिक रूप होता है उस शब्द का, उस प्रारंभिक रूप में जब वह रहता है तो वह उसकी कौन सी अवस्था होती है, मूलावस्था होती है। उस वाक्य शब्द को किसी भी वाक्य में हम प्रयुक्त करें तो उसका जो मूल रूप होता है, उसका जो वास्तविक रूप होता है, उसकी जो अवस्था मूल अवस्था होती है उसमें जब वह रहता है तब वह क्या कहलाता है, मूलावस्था कहलाती है। जैसे लघु, जैसे मैंने लिखा लघु, पटु। अब देखो ये जो शब्द है ये अपने मूल रूप में है, ये शब्द है ये किस रूप में है, अपने मूल रूप में है। इनका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये इसी रूप में आएंगे, और जब इसी रूप में आएंगे तब ये इनकी कौन सी अवस्था होगी, मूलावस्था होगी। इनकी दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, उत्तरावस्था होती है। अब देखिए उत्तरावस्था में क्या होता है, ये जो दोनों स्थितियां हैं इनमें क्या किया जाएगा, श्रेष्ठता स्थापित की जाएगी। इन दोनों में क्या होगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा। क्या होगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, अब देखो उत्तमावस्था कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो इसमें तो जो श्रेष्ठता स्थापित की जाएगी वो 2 में ही की जाएगी। कितनों में, 2 में। याद रखना 2 नंबर पर है तो इसमें 2 में। 2 में किस में, या तो 2 व्यक्तियों में या फिर 2 वस्तुओं में। 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। 2 व्यक्तियों में या 2 वस्तुओं में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। 2 व्यक्तियों या
दो व्यक्ति या वस्तु, इनमें क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। और जब दो में तुलना करेंगे तो निश्चित है एक श्रेष्ठ होगा। तुलना करेंगे, दो में करो, तीन में करो, चार में करो, पांच में करो, कितनों में करो, तो उस समय एक तो श्रेष्ठ होगा, एक श्रेष्ठ निकल कर आएगा। तो इसमें उत्तरावस्था में तो क्या होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और तुलना करते हुए क्या होता है, किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसमें, उत्तरावस्था में। किसमें, उत्तरावस्था में। और जब उत्तमावस्था की बात करें तो देखिए उत्तमावस्था में क्या होता है, यहां पर तो दो थे लेकिन यहां पर दो नहीं होंगे, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या पांच भी हो सकते हैं। तो अब दो, तीन, दो के अलावा तीन, चार, पांच कितने भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, अनेक। कि जब अनेक वस्तुओं में या व्यक्तियों में या जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या की जाती है, उनकी तुलना की जाती है। और तुलना करते हुए उन सब में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। यहां पर तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा था। याद रखो, मूलावस्था मूल रूप में होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो शुरुआती अवस्था होती है उसी में होती है। एक नंबर पर है वो तो मूल रूप है उसका। दूसरा है फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। दो नंबर पर है, दूसरा है दो, तो इसमें क्या होगा, दो में तुलना होगी। और दो के बाद में कौन सा आ रहा है, तीसरा। दो से अधिक होते हैं वो कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। और जहां पर अनेक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ जो होते हैं उनमें तुलना की जाती है। तुलना करेंगे तो एक श्रेष्ठ निकलेगा। और तुलना करते हुए किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है, वो उत्तमावस्था होती है। यहां पर हम कह देंगे अनेक में तुलना। और अनेक में तुलना करते हुए क्या किया जाता है, एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। अनेक में तुलना करते हुए एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और जहां पर अनेक में तुलना करते हुए किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वो कौन सी अवस्था होती है, वो उत्तमावस्था होती है। अब देखो इन शब्दों से ही भी हम देखेंगे कैसे क्या होता है। एक तरीका और बताता हूं आपको इनको याद रखने का। देखो मूलावस्था में हमने लिखा लघु, और दूसरा कौन सा लिखा, पटु। चलो एक और लिख देते हैं, श्रेष्ठ। अब देखो यहां पर मूल रूप में फिर क्या होगा, दो में तुलना की जाएगी। फिर क्या होगा, दो में तुलना की जाएगी। और जब दो में तुलना करेंगे, जब दो में तुलना करेंगे तो दो में तुलना करेंगे उस समय उत्तरावस्था में हम क्या कर देंगे, जब उत्तरावस्था में होगा तब इसके साथ में हम क्या कर देंगे, तर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तर जोड़ देंगे। जोड़ो, लघु में तर जोड़ा क्या बना, लघुतर। पटु में तर जोड़ा क्या बना, पटुतर। श्रेष्ठ में तर जोड़ा क्या बना, श्रेष्ठतर। इसी प्रकार से सुंदर, सुंदर में तर जोड़ा क्या बना, सुंदरतर। अब दो में तुलना करेंगे, चलो करते हैं। मोहन राम से पटुतर है, मोहन राम से पटुतर है। अब पटुतर है, चतुर है। पटु का अर्थ क्या होता है, चतुर। पटु का अर्थ क्या होता है, चतुर। तो यहां पर दो में तुलना की जा रही है। दो में तुलना करते हुए क्या किया जा रहा है, एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, एक को श्रेष्ठ साबित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बात करें तो जब उत्तमावस्था की बात करें तो उत्तमावस्था की जब बात करें तो तर के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाता है, तम जोड़ दिया जाता है। तर के स्थान पर क्या जोड़ देते हैं, तम। मूल रूप में यही रहेगा जैसे लघु, पटु, श्रेष्ठ। लेकिन हमने क्या किया है, उत्तरावस्था में इसके साथ में क्या जोड़ा, तर जोड़ा है। तो जब उत्तमावस्था की बात करते हैं तो यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं, तम जोड़ देते हैं। देखो अब याद नहीं रहे तो यह बात भी यहीं पर छिपी हुई है। उत्तर, उत्तर, उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तर अवस्था, उत्तर प्लस अवस्था, उत्तर क्या आ रहा है, तर आ रहा है, तो इसमें तर जुड़ जाएगा। उत्तर
उत्तम प्लस अवस्था, उत्तम, तम क्या आ रहा है, तम आ रहा है, तो जहां पर तम आ रहा है वहां पर तम जुड़ जाएगा, और जहां पर तर आ रहा है वहां पर क्या जुड़ जाएगा, तर जुड़ जाएगा। इसी से बनाते हैं, देखो लघु से क्या बन जाएगा, लघुतम, पटु से क्या बन जाएगा, पटुतम, श्रेष्ठ से क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतम, सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरतम, महान से क्या बन जाएगा, महानतम, मधुर से क्या बन जाएगा, मधुरतम। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे मोहन सभी में, या सभी से श्रेष्ठतम है, सभी से श्रेष्ठतम है। अब देखो सभी से यानी बहुत सारों के बारे में बात की जा रही है, अनेक में चर्चा की जा रही है, इसकी अनेक में चर्चा की जा रही है। तो अनेक में चर्चा करते हुए किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है कि मोहन सभी से श्रेष्ठतम है, यानी जितने भी हैं उन सब में क्या है, श्रेष्ठ है, उन सब में क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसी के साथ अपना ये विशेषण का पॉइंट है ये आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।